अब रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। ओके सो लेट्स गो। अभी हम सामने डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी मेरे पास आईपैड नहीं है, मैं लैपटॉप से कनेक्ट हुआ हूँ जिसकी वजह से इतना इश्यूज आ रहे हैं। सो सामियत में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ बच्चों को जो इश्यूज होते हैं सामियत के अंदर, जो मेनली इश्यूज जो होते हैं वो पार्ट बी के अंदर होते हैं, मेन थीम के अंदर होते हैं, और आपके इंपॉर्टेंस के सवाल के अंदर होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ मुझे समझाने वाली है वो तो पहले यह है कि हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस हमें क्या कह रहा है। सिलेबस हमें कह रहा है कि पेपर वन 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, उसमें दो चार क्वेश्चन होते हैं। मेन थीम्स: हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कुरान, लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द होली प्रॉफिट, और बस इस्लामिक कम्युनिटी। तो ये सबको पता ही है। अब अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न क्या होता है, इसको हमें समझने की जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि मेजर थीम्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं: एक थीम और उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस दोनों के अंदर बहुत जो डिफरेंस है मैं बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूँ, और वीडियोस भी हैं, वहाँ से भी जाकर देख लो कि इनका डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस समझ लो, उसके बाद आपका पेपर आसान है। ठीक है। अभी जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ना, ये समझने वाली चीज़ है। 10 नंबर का सवाल जो होता है वो आपको 2 पेज का आंसर लिखना होता है। आप अगर अपना पास पेपर खोल के भी देखोगे तो उसके अंदर आपको 3 पेज दिए गए होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है अगर उसका पार्ट ए और पार्ट बी, इन दो के लिए आपको 3 पेज दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको 2 पेज जो है पार्ट ए के लिए होते हैं, और जो तीसरा पेज होता है वो पार्ट बी के लिए होता है। ठीक है। आप अगर ज़्यादा लिखना चाहो तो आप 2.5 पेज, 2.5 पेज पार्ट ए के लिए लिख लो, एंड हाफ पेज जो आप पार्ट बी के लिए लिख लो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये लिखी हुई है: दिस क्वेश्चन इज यूजुअली सेट इन मोर देन वन पार्ट, जो पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर रहे हैं, एंड इट रिक्वायर्स एन ऐसे लेंथ आंसर। ऐसे लेंथ क्या होती है? ऐसे लेंथ ये होती है कि जिसके अंदर आप विदाउट एनी पैराग्राफ, या पैराग्राफ बनाना भी चाहो नहीं बनाना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। आप उससे जो हो अपना विदाउट पैराग्राफ करना चाह रहे हो, विदाउट पैराग्राफ कर लो। अगर पैराग्राफ के साथ लिखना चाह रहे हो तो पैराग्राफ लिख लो। एटलीस्ट 2 पेजेस आपके जो है वो कंप्लीट करने होंगे पार्ट ए के लिए। ठीक है। एंड फॉर पार्ट बी आप जो हो एक पैराग्राफ लिखोगे, उसके अंदर आपके 4 पॉइंट्स होंगे क्वेश्चन के। ठीक है। ये चीज़ आपने क्वेश्चन 2 के अंदर भी करनी है, क्वेश्चन 3 के अंदर भी वो कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 के अंदर भी कह रहे हैं। अब मेनली जो होते हैं हमारे पास तो अच्छा, मेनली जो हमारे पास टीचर्स होते हैं, जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि भाई आप जो है ना 2.5 पेज का आंसर लिखो। ठीक है। तो 2.5 पेज का भी ठीक है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे समझाने वाली ये है कि आप ना ये मत देखो कि आप कितने पेजेस लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए। ठीक है। और याद आपने करके नहीं जाना आंसर। मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ कि आप पार्ट ए जो हो रट्टा मार के मत जाओ, क्योंकि सवाल की वर्डिंग चेंज होती है जिसकी वजह से पूरी मार्किंग स्कीम चेंज हो जाती है और आपका आंसर गलत हो जाता है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो कि अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे स्कूल वाले टीचर हमें ये कहते हैं कि ना आप आंसर याद कर लो। ठीक है। तो आंसर याद आपने नहीं करके जाना, आपने कंटेंट समझ के जाना है, और जो आपके क्वेश्चन की मेन कीवर्ड्स होंगे ना उसको देख के अपने आप में आपने अपना आंसर डेवलप करना है। सेम गोज फॉर पेपर टू। पेपर टू के अंदर हदीस आ जाती है, मेन थीम थी बिल्कुल जैसी, आपने इसके अंदर भी मेन थीम और इंपॉर्टेंस लिखनी होती है उसकी। पेपर टू के अंदर भी वो कह रहे हैं ऐसे लेंथ आंसर, ऐसे लेंथ आंसर और आंसर लेंथ आंसर। ये मैं सिलेबस से आपको दिखा रहा हूँ ताकि कुछ जो हमें कैम्ब्रिज कह रहा है हम वो ही करें, उसके अलावा हम कुछ और आगे ना करें। अच्छा, रेफरेंसेस हम कहते हैं कोटेशंस को, कुरानिक वर्सेस को हम कहते हैं, हदीस को भी आप कह सकते हो। तो आपका लेवल 4 में आंसर 10 मार्क्स के लिए यहाँ लिखा हुआ, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 10 मार्क्स के लिए लेवल 4 में तब जाएगा जब आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। इसका मतलब होता है प्रॉपर अरेंज होगा, मतलब पहले का आपने एक इवेंट बताया तो उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके कॉजेज बताओगे, फिर उसके इफेक्ट्स बताओगे। ठीक है। एक सीक्वेंस के अंदर चलना चाहिए। क्लियर का मतलब होता है टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और इवेंट के बारे में किसी और इवेंट को डिस्कस कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप एक बहुत शॉर्ट करके समराइज करके आप जो है अपना पूरी बात करोगे इसके अंदर। इतनी भी शॉर्ट नहीं कर देना कि एक पेज के अंदर आपका आंसर पूरा हो जाए, आपको 2 पेज तक लेके जाना है। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट नॉलेज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर डेट्स रेफरेंसेस। एक्यूरेट नॉलेज का मतलब क्या होता है? प्रॉपर डेट्स आप लिखोगे, रेफरेंसेस लिखोगे। ठीक है। तो आपका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। रेलिवेंट टू द क्वेश्चन ये सबको पता है, डिटेल होना चाहिए, वेल डेवलप होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, लाइकली टू कोट पुरानिक वर्सेस और हदीस। आप इस तरीके से अपना आंसर अच्छा बना सकते हो। पार्ट बी के अंदर क्या होना चाहिए? पार्ट बी जो होता है आपका इन मुस्लिम लाइफ टुडे वगैरह वाला,
उसमें रिस्पॉन्सेज डिमॉन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। आप अगर अपने पॉइंट्स दे रहे हो, भले आप उस बात से अग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, तो आपके आंसर में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नजर आनी चाहिए। एंड मैंने यहाँ पर लिखा है टोटली इन योर ओन वर्ड्स, तो इट्स अप टू यू कि आप जो हो आंसर याद कर ही रहे हो या आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख रहे हो। याद करने वाला काम इसके अंदर होता नहीं है, आपको खुद ही लिखना होता है। और एबल टू यूज ओन ओपिनियंस टू एंगेज विद द क्वेश्चन एंड प्रेजेंट रीजनिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे पॉइंट पे लिख देते हैं कैसे ये फायदा होगा, ठीक है, प्रॉपर उसका रीजन देना है कि कैसे फायदा होगा। तो ये जब दोनों चीजें आप करोगे तब आपका आंसर अच्छा माना जाएगा और लेवल 3 या 4 में जाएगा, सॉरी लेवल 2 में जाएगा, जिसके मार्क्स होते हैं लेवल 3 या लेवल 4, ठीक है। सो आई गेस दैट्स ऑल। ये हमारे इसके अंदर तो समझ वाली बात नहीं है, ये पेपर का वेटेज लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सब मैं अपने इसमें वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं सॉल्विंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो मैंने सामने के लिए बनाया, शायद मैं इसमें वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। मेन थीम क्या होता है, जल्दी से कवर कर लेते हैं, शायद मीटिंग एंड हो जाएगी। मेन थीम क्या होता है, मेन थीम होता है क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली जो थीम है, जो सूरत है, वो आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या आपको टीचिंग दे रही है, आपने कुछ उसके अंदर ये लिखना होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, की फैक्टर्स क्या हैं और वो किस पे डिपेंड करते हैं, और एग्जाम्पल और रेफरेंसेस स्टेटमेंट आप उसमें कोट करोगे गिवन इन अहादीस, ठीक है। मेन थीम का मतलब एक सूरत है, आयतल कुर्सी है अगर, तो वो आपको क्या टीचिंग दे रही है, ठीक है। तो उसमें जो भी आप पॉइंट्स होंगे आप मेन थीम के अंदर वो बता दोगे। उसके अगर हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे ना, तो इंपॉर्टेंस हम कैसे लिखते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई की फैक्टर होगा, ठीक है। हो सकता है एक सूरत अल्लाह इन हिमसेल्फ के ऊपर होगी, अल्लाह रिलेशन विद द होली प्रॉफिट, या अल्लाह क्या होता है क्रिएशन विद द वर्ल्ड। जो भी तीन जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, उसके अंदर कोई एक सूरत होगी, उसके बारे में कुछ चीज़ डिफाइन की गई होगी, और वो सूरत आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से इफेक्टिव हो सकती है, इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के अंदर, क्या वो फायदा आपको लेके आ रही है। अगर हम सूर्य फातिहा की बात करें तो उसकी एक इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि हमें वो कंपलसरी है हमारी नमाज का, ठीक है। तो ये सूरत की इम्पोर्टेंस हो गई ना, कि उसको कंपलसरी करार दे दिया गया है, ठीक है। बाकी सूरत नहीं कंपलसरी, लेकिन सूरत फातिहा को कंपलसरी करार दी गई, तो वो सूरत फातिहा की क्या हुई, इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। उसके अंदर कोई की फैक्टर होगा जो कि पूरी मेन थीम का लेट्स से कीवर्ड होगा, उसको आपने इस तरीके से आगे एक्सट्रैक्ट करना है। डिपेंड किस पे करती है, ठीक है, एग्जाम्पल रेफरेंसेस आप दे सकते हो या आप उसको डिफाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज हम हदीस की बात करते हैं, ये हमारे पास एक हदीस है, मे गॉड शो मर्सी टू अ मैन हु इज काइंडली व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बाइज एंड व्हेन ही डिमांड हिज मनी बैक, ठीक है। ये हदीस हमने देखी। अब इसके हमने क्या करना है, इसको हमने अगर मेन थीम या इंपॉर्टेंस लेकिन तुम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हमने कीवर्ड देखा है, इसके अंदर कीवर्ड क्या होगा, जैसे मैं ये हदीस पढ़ता हूँ, मुझे एक कीवर्ड मिला मर्सी, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है मर्सी, क्योंकि मे गॉड शो मर्सी टू अ मैन, जो कि व्हेन ही सेल्स व्हेन ही बाय और व्हेन ही डिमांड हिज मनी बैक, तो मर्सी मैंने यहाँ पे कीवर्ड ले लिया। अब मैंने कीवर्ड है, अब कीवर्ड किस पे डिपेंड करता है और मैं उस पर क्या स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ। मर्सी डिपेंड करती है रिवॉर्ड पे, अगर मर्सी होगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो उल्टा बोल दिया मैंने, रिवॉर्ड डिपेंड करता है मर्सी पे, मर्सी होगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट मर्सी बाय गॉड, ठीक है। सो अगर आप इस हदीस का मतलब क्या है, कि अगर आप काइंड होगे जब आप कुछ बेच रहे हो या कुछ अपना बाय कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो या अपना पैसा वापस मांग रहे हो, उसमें जब आप काइंड होगे तो अल्लाह ताला आपको मर्सी से नवाज देगा। तो उससे क्या मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। मर्सी बेसिकली रिवॉर्ड ही तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दिस हदीस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंडफुल ऑनेस्ट। अब अगर मैंने इस हदीस को मेन थीम के अंदर क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर दिया कि इस हदीस का ये मतलब है और ये हमें ये टीचिंग देती है, अब मैं इंपॉर्टेंस में क्या लिखूंगा, इंपॉर्टेंस के अंदर मैं ये 4 पॉइंट लिखूंगा कि इस हदीस से फायदा क्या होगा, जस्टिस, क्योंकि जो इस हदीस पे अमल करेगा वो उससे इंसाफ मिलेगा, ठीक है। तो इंसाफ लाने के लिए या दिलाने के लिए ये हदीस एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इस हदीस की, जस्टिस, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी आ सकता है, ये वर्ड भी आ सकता है, या आप कह सकते हो कि मुसलमानों के बीच में इख्तलाफात खत्म होंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, ठीक है। आप रिलेशन विद अदर्स भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो। नंबर 4 है ट्रस्ट वर्दिनेस, ट्रस्टफुलनेस, तो ये तो नॉर्मल समझ ही आ चुका होगा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि अगर हमें इस चीज़ का कोई भी हदीस कोई भी सूरत की इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो हम उसके अंदर से क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, एक कीवर्ड देख लेंगे, कीवर्ड क्या मिला इसके अंदर से, मर्सी, और वो उससे इंपॉर्टेंस क्या
हमने बना ली कि उससे जस्टिस हमें मिलेगा, रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्टवर्दीनेस। अभी 4 पॉइंट मैंने बना लिए। ये 4 पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंस है किसकी? मर्सी की या उस अहादीस की? उस अहादीस से जस्टिस मिल रही है? यस मिल रही है। रिस्पेक्ट मिल रही है? यस। रिस्पेक्ट कैसे मिल रही है? रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऐसे मिल रही है कि जब आप काइंड हो, ठीक है, आप अगर कुछ बेच रहे हो, आप काइंड हो, आप खरीद रहे हो तो आप काइंड हो, तो आपको जब अगर आप तमीज से बात कर रहे हो या बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में किसी से बात करो तो वो आपको भी इज्जत देगा ना। तो आपको जस्टिस भी मिल रही है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, और रिलेशन भी आपका अच्छा हो रहा है, और आप ट्रस्टवर्दीनेस भी बन रहे हो, ट्रस्टफुलनेस भी बन रहे हो, ठीक है। ट्रुथफुलनेस, सॉरी। इंपॉर्टेंस, वाई शुड बी अप्लाई दिस, ठीक है। और इंक्रीज इन वेल्थ, ये विल बी सेव फ्रॉम मैनी, पता नहीं क्या लिखा था मैंने आगे, और तीसरा क्या पता है, अच्छा ये किसी और क्वेश्चन का है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ये अगर इसमें किसी को इशू है, जितने भी इस मीटिंग के अंदर है, कितने हैं? पादी आप ही हो सिर्फ, बाकी एक और भाई आए तो वो चलेगा। इसके अंदर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मेरा आपसे दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो ये कि जब मैं हदीस की, कुरान की वर्स कोट करूं, तो कुरान को तो चाहिए नहीं होता कि हदीस का साथ नेम देना पड़ता है उसके साथ कि किस हदीस से मैंने लिया। हदीस का कोई वर्स नंबर है या कुछ वो है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, वो लिखना जरूरी होता है। अगर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिर्फ अगर वही कोट करते बस। कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपका, देखो यहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ज़्यादा एक्यूरेट आपका तब होगा जब आप ना मेंशन करोगे। यहाँ देखते हैं, ये देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक्यूरेट नॉलेज। तो एक्यूरेट नॉलेज कब होगी? जब आप प्रॉपर डेट्स या प्रॉपर रेफरेंसेस लिखोगे। आप अगर डायरेक्ट वर्स या अहादीस लिख लो, कोई मसला नहीं है, वो आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बना देगी। लेकिन आगे वर्स नंबर या अहादीस नंबर लिख लोगे तो वो ज़्यादा आपका एक्यूरेट हो जाएगा। हम्म। 8 से 10 नंबर की रेंज है ना, तो हो सकता है वो आपको 9 दे दें या 8 दे दें या 10 दे दें। तो डिपेंड करता है कि आपने सारी चीज़ें पूरी लिखी हैं तो 10 मिल जाएंगे, कुछ एक आधी मिस कर दी, डेट्स मिस कर दी, तो हो सकता है 9 मिल जाए, या आपने डिटेल नहीं करा और लेकिन बाकी सारी चीज़ें अच्छी लिखी हैं तो आपको 8 मिल जाएंगे। तो ये मार्जिन इसीलिए होता है। और दूसरा ये कि राइटिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव करें। राइटिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करें? राइटिंग स्पीड इस तरीके से इंप्रूव करें कि आप पहले तो एक क्वेश्चन देखें, जो आपने क्वेश्चन लेना है, ठीक है, उस पर आप लगा लें टाइमर। लेट सपोज अपने पेपर को आप डिवाइड करें और आप ये देखें कि मुझे 15 मिनट पार्ट ए पे लगाने हैं, उसकी प्रैक्टिस हम्म। करते करते मैं, तो पहले आप स्टार्ट करो, 15-16 मिनट का टाइमर लगाओ, और उससे आप करो। अगर आप, लेट सपोज ऐसा होता है कि आप 10 मिनट गुजर गए और आपका आधा पेज लिखा है आपने, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास कंटेंट नहीं है। तो उस कंटेंट के लिए आप क्या करोगे? सवाल पढ़ोगे और अपना चैप्टर रिवाइज करोगे और उसके नोट्स बना लोगे, पॉइंट्स बना लोगे, ठीक है। बुलेट हम्म। पॉइंट बना के एक जगह लिख लो कि मुझे ये पॉइंट्स अपने आंसर के अंदर लिखना है। फिर टाइमर ऑन करो और फिर लिखना शुरू करो। फिर आप, जब आपको पॉइंट्स पता होगा, आपके सामने होंगे, दिमाग के अंदर होंगे, तो आप फटाफट अपने सेंटेंसेस बनाओगे। फिर आप अपने अंदर खुद ही इंप्रूवमेंट देखोगे। और इस तरीके से फिर जब आप 16 मिनट में आंसर कर रहे हो तो 2 मिनट का कम टाइमर लगाओ, 14 मिनट पे आओ, फिर 13 मिनट पे आओ, फिर 12 मिनट पे आओ। फिर देखो आप मैक्सिमम कितना जा रहे हो, 12-13 मिनट में कर लेते हो तो ये बेस्ट है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी। राइटिंग स्पीड का मसला नहीं होता, राइटिंग सबकी सही होती है, मसला ये आता है जब आप वो करने बैठते हो तो आप भूल जाते हो कि आपने लिखना क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो। ले मेरा दूसरा है, मेरे पास कंटेंट ज्यादा लेकिन लिखते लिखते टाइम बहुत लग जाता है। तो फिर आप अपने खत्म ही आंसर नहीं को होता शॉर्ट लिखना। करो। हाँ, फिर आप अपने आंसर को वही। समराइज करो, हम्म। कंसाइज करो। sure। 2 पेज ले लो ऐसे कोई, अपनी रफ कॉपी के 2 पेज ले लो, उसमें आप मार्क कर लो मुझे यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और इससे ये होता है, जब आप मार्क करते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार मेरे पास आधा पेज रह गया लेकिन मेरे पास बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो बात को लंबी कर रहे हो तो डिटेल कर रहे हो तो इसको वहीं पे शॉर्ट कर दो और आगे नए पॉइंट्स डाल हम्म। दो। मार्क करना शुरू कर दो। लेट सपोज आपने 10 नंबर का आंसर लिखना है, आपके पास 5 पॉइंट्स हैं उसके अंदर कवर करने का, तो आप ना मार्क कर लो कि यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएंगे। 5 पूरे करके उसको लिखना शुरू करो, इस हिसाब से सीक्वेंस आपका बनता रहेगा। सो मैंने ये डिस्कस कर लिया, मेरे पास आईपैड नहीं है वरना मैं और अच्छे से ना इसको वो कर दूंगा। और किसी को सवाल कोई? और rather than इस्लामियात के मैंने पूछना था, उर्दू की मेरी ना इमला बहुत वीक है, तो उसका कोई दे दिया आप इमला सजेशन बहुत, वगैरह कुछ। इमला मतलब आप स्पेलिंग को कह रहे हो ना, इमला स्पेलिंग स्पेलिंग को कहते हैं। जी जी। ओके, तो फिर आप ये कर सकते हो उसके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना रीडिंग करो, लिखो, हम्म। और सोच के लिखो। जैसे मैं आपको एक वर्ड कहता हूँ, इनकलाब, तो आप इसकी हिज्जे हम्म। करो कि इनकलाब के अंदर नून आएगा, काफ आएगा, काफ कौन सा वाला आएगा, डंडी वाला आएगा, दो नुक्तों वाला आएगा।
लिखो अपने पास, फिर उसको चेक करो कि मैंने ठीक लिखा है नहीं लिखा। इस तरीके से जब आप हिज्जे कर कर ही लिखोगे ना, इमला आपका हिज्जे करने से ठीक हो जाता है। मेरा पहले यही रीजन होता है कि कॉफ से लिखना तो कॉफ से लिख देता हूँ, ए से लिखना तो दूसरी ए से लिख देता हूँ। हाँ, यही सारा इशू होता है। तो उसको जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, और जब आपको स्ट्रांग हो जाएगा आपका, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी बाकी मैं एक और चीज़ अनाउंस कर दूँ कि हमारे पास जो है हमारे पास अभी हमारा पास पेपर का सेशन शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है, चल रहा है। किसी ने अगर ज्वाइन करना है तो वो कर ले। एक बच्चे ने आज ज्वाइन किया है, तो उसकी क्लासेस जो है वो आप हम ज्वाइन कर लेगा। अपना टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी क्या हो गई है, 14 मार्च हो गई है और अप्रैल के एंड में पेपर शुरू है। समझो एक महीना पूरा पूरा रहता है, अगर हम ईद के हफ्ते को निकालते हैं तो पेपर से पहले पहले एक महीना, सॉरी, एक महीने रहता है। तो जिसने करना है वो मुझे कांटेक्ट कर ले ट्यूटर लिंक के नंबर पे। और पास अभी बहुत लेट हो चुका है, तो अभी हम सिलेबस रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ पास पेपर करेंगे। पास पेपर इस तरीके से करेंगे कि मैं यहाँ क्वेश्चन खोल लूंगा एक, ठीक है, उसको मैं कहूँगा कि भाई से अपने पॉइंट्स बनाने, और जो पॉइंट्स बना के लिख लेगा, मैं भी 7 आंसर सॉल्व करूंगा और आप भी 7 आंसर सॉल्व करोगे, और वही आंसर हम चेक कर लेंगे और मार्किंग स्कीम से देखेंगे कि हम कितने नंबर उसमें अवार्ड हमें हुए हैं और कितने नहीं हुए। और ज़्यादातर जो मसला बच्चों का आता है वो पार्ट बी के अंदर आता है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेन थीम कैसे लिखी जाएगी, और पार्ट ए के साथ जो पार्ट बी होता है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस भी हम साथ ही ऑनलाइन ही यहाँ बैठ के स्क्रीन शेयर के साथ ही करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम इस्लामियत, उर्दू का भी यही सीन है, इंग्लिश का भी यही सीन है। और और क्या सब्जेक्ट है, इस्लामियत, उर्दू, इंग्लिश। हाँ, कंप्यूटर साइंस के लिए भी अगर करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी करता है। ओके, सो दैट्स ऑल। और कोई क्वेश्चन है आपको पाती भाई? नहीं और तो कोई नहीं। चलो जी, ठीक है। हम्म, ये हमारा हो गया। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये मैंने बता दिया। बाकी सारा सिलेबस है। अच्छा, मैं इम्पोर्टेंट अगर अपने हिसाब से बताऊं, तो मेन थीम तो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंस कुरान भी। और बस एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, आपने इस सवाल को अच्छे से करके जाना, ये वाला हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अहादीस के अंदर ना, आपके पास ये सवाल आएगा, या तो वो हम्म, हदीस को, सॉरी, कुरान को हदीस के साथ लिंक करने को बोलेंगे, हम्म। या कुरान को इजमा के साथ, या कुरान को क्यास के इजमा के साथ। साथ, कियास हम्म। के साथ। या हो सकता है वो बोले कुरान इन तीनों के साथ हम्म, कैसे होता है, हदीस, इजमा और क्यास। हम्म, या वो आपको कहते हैं कि अहादीस इज्मा और क़यास के साथ कैसे होती है। तो ये चारों आपस में मिक्स होके भी आ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कुरान, व्हाट इज़ अहादीस, व्हाट इज़ इज्मा एंड व्हाट इज़ क़यास। बच्चे तो इज्मा और क़यास के अंदर ही फंस जाते हैं कि इज्मा क्या होता है और हम्म, क़यास क्या होता है। तो इसका भी ना बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ के जाना है डिटेल के अंदर कि इज्मा और क़यास क्या होता है। और इज्मा और क़यास की एग्जाम्पल्स भी याद करके जाना, समझ के जाना कि इज्मा की क्या एग्जाम्पल है, हम्म। क़यास की क्या एग्जाम्पल्स है। और दैट्स ऑल फॉर दिस फ्री सेशन। अब कल हमारे पास किसका सेशन है हमारे पास? कल हमारे पास शायद पीएचडी का होगा, एंड देन केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, मैं अनाउंस कर दूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल। मैं यहाँ पे मीटिंग ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।